आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे कि हम पाठ का नाम ही से समझ जाएं, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में ही हम बात करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ जो भी है, जैसे कि कह सकते हैं हमें जो भी मकान दिखता है, हमें हवा दिख रही, हमें जल दिख रहा है, वो एक पदार्थ है और वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। और इस पाठ के मुख्य बिंदु मैंने एक कॉपी में नोट कर लिए हैं, जिससे इस पाठ को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ी डिफिकल्ट लगता है। तो इस मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम आसानी से थोड़ी समझ सकते हैं इस पाठ को। अब शुरुआत करते हैं। पदार्थ जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पदार्थ वह होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं। 3 अवस्थाओं में: ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हमारे आसपास जो भी दिखता है, जैसे कह सकते हैं हम मकान, दीवार, पंखा, कुर्सी, सारट इत्यादि। और द्रव्य हमारे आसपास जल के रूप में दिखाई देता है। गैस तो हम देखते ही हैं, हमारे आसपास गैस रहती है, जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी गैस, जो छोड़ते हैं वो भी गैस। सारे पदार्थ, अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हैं। 1. पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहले तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बहुत रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो गतिशील भी होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। जैसे कि तीसरे बिंदु में लिखा है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ाने पे कणों की गतिज ऊर्जा जा सकता है। तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उनमें गतिशीलता होती है। अब एक मुख्य बिंदु, पदार्थ के अपने आप एक दूसरे में अंत मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। यहाँ गर्म था, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। चौथा, ये बिंदु यहाँ पे छूट गया था, वो नीचे लिख दिया है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। और हमें एक और उनका एक और गुण पता चला है कि पदार्थों के कणों के बीच एक बल होता है जो उन्हें बांध कर रखता है। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं: ठोस, द्रव और गैस अवस्था। हम एक एक से उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस के गुण पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं? पहला, एक निश्चित आकार होता है। ठोस का एक निश्चित आकार होता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि कोई कूलर है, तो कूलर एक ठोस है, तो उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे कि कोई एक घड़ा है, तो घड़ा, उसका एक निश्चित आकार होता है, वो गोल होता है। जैसे कि कोई एक पेटी है, तो पेटी एक चौकोर होती है, 4 कोणों की होती है, उसका एक अलग आकार होता है। एक गेंद है, गेंद एक गोल। अब हम उसका दूसरा मुख्य बिंदु, उसका स्थिर आयतन होता है, उसका एक आयतन होता है। अगर कोई भी ठोस वस्तु जो ठोस अवस्था की है, जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने उदाहरण लिया था, कूलर अगर रखा है तो वो एक जगह घेर रहा है। जैसे कि यह एक कॉफ़ी ये रखी हुई है, तो ये एक इतना निश्चित जगह घेर रही है, जो इसका ये आयतन कहलाता है। तीसरा बिंदु, कणों के बीच बल सबसे ज़्यादा होता है। पदार्थ के कणों के बीच बल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके कण ज़्यादा पास होते हैं। सीमाएं और
नगण्य संपीड्यता होती है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं पदार्थ की। नगण्य संपीड्यता को हम ऐसे समझा सकते हैं कि उसमें संपीड्यता को इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन। नगण्य का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं होता, उसमें बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं होता। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। कोई ईंट है, उसको हम बल लगाकर तोड़ सकते हैं लेकिन उनका आकार थोड़ी बदलेगा। द्रव दूसरा, एक निश्चित आकार नहीं होता। दूसरा, आयतन निश्चित जिस बर्तन में इन्हें रख दिया जाए तो वे उसका आकार ले लेते हैं, इसलिए ये तरल होते हैं, दृढ़ नहीं। आयतन द्रव का ऐसा होता है कि अगर हम एक गिलास पानी लें, उसको हम एक कढ़ाई में डालें तो कढ़ाई का आकार ले लेती है। उसको हम एक मटके में डालें तो वो मटके का आकार ले लेता है, वो है जल। उसको हम एक बोतल में रखें तो बोतल का आकार ले लेता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आयतन उनका निश्चित होता है, लेकिन हम कहीं भी डालें उनको, बोतल में, घड़े में, ये या फिर गिलास में, जितना हमने पानी लिया है वो पानी तो उतना ही रहेगा, चाहे वो आकार कोई सा भी ले ले। इससे हमें यह पता चलता है आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है, संभव है। ठोसों की अपेक्षा कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, कण ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है ठोसों की अपेक्षा और ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं इसके कण। तीसरी, गैसीय अवस्था, एक निश्चित आकार नहीं होता। दूसरा, ठोसों एक दावों की तुलना में ठोसों एवं द्रव्यों, यहाँ ए वाह है का नहीं है, ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कंप्रेशन, इंग्लिश में कंप्रेशन, काफ़ी अधिक होता है। गैस में कंप्रेशन अधिक होता है क्योंकि जब आपने देखा होगा कि गैस को कंप्रेस करके हम एक ठोस में बदल सकते हैं, लेकिन हम कोई ठोस है उसको कंप्रेस करके हम किसी और में नहीं बदल सकते, वो ठोस में ही रहेगा। रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। गैस हमारे आसपास ही रहती है, एटमॉस्फेयर में। हम घर में हैं तो घर में भी गैस है, तो हम देख सकते हैं कि उनमें इतना रिक्त स्थान होता है कि हम उससे आ जा सकते हैं, आर पार कर जा सकते हैं उनके कणों के बीच में से। कणों के बीच बल सबसे कम होता है गैस में। गैस अवस्था की गति अनियमित होती है, कणों की गति अनियमित होती है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यह उसका दबाव कहलाता है, गैसीय दबाव। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये इस बुक में, यहाँ पे ये हमने वैसे तो सब कुछ मुख्य बिंदु समझ लिए हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 1 में बताया गया है कि कैसे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। तो उसमें एक बीकर लिया है और 2-3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट के और उस बीकर में डाल दिए। 100 मिलीलीटर वाटर लिया, उसमें डाल दिए। फिर उसका 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया और उसको दूसरे बीकर 100 मिलीलीटर के दूसरे बीकर में दूसरे मिलीलीटर वाटर में डाल के एक सॉल्यूशन और तैयार किया जाता है। इससे वो है देखते जाते वो आगे जाके छनता जाता, लेकिन इससे यह पता चलता है कि वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। आगे हम चलेंगे। ये तो हमने सब समझ लिया है, यहाँ कुछ खास नहीं है। ये अवस्थाएं भी पढ़ ली हैं। ये देखिए, ऐसे गैस के कण होते हैं, ऐसे द्रव के कण होते हैं और ऐसे ठोस के कण होते हैं। अब हम और आगे चलेंगे तो अब हम यहाँ पे क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियमित
स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। इसमें यह बताया गया है कि ठोस को जब हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसकी जो ठोस भी एक छोटे छोटे कणों से बना होता है, क्योंकि वो एक पदार्थ है। उसके जो कण रहते हैं उसको जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा की ऊर्जा देते हैं, तो उसके कण कंपन करने लगते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और वह एक दूसरे से टकराकर दूसरी अवस्था में बदल जाती हैं, द्रव अवस्था में पहुंच जाते हैं। और फिर ये गलनांक की भी हमने परिभाषा पढ़ ली। अब यहाँ पे मैंने जो पदार्थ की अवस्था को बदलने वाले कारक तापमान, दाब। तापमान ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, फिर भी मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है और इस कारण कण अपने नियमित स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक भी हमने पढ़ लिया। अब क्वथनांक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समझ लिया। तो हम बुक रखेंगे, इसके आगे मैंने बिंदु नहीं बनाए। यहाँ से गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मा ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा हम वैसे तो ये पढ़ लिया, मैं इसको समझा देता हूँ कि गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है गलनांक के बाद ठोस को हम ऊर्जा देते रहते हैं, उसमें ऊर्जा देते हैं कि जिससे वो द्रव में बदल जाए। तो ठोस को और ज़्यादा ऊर्जा लगती है और जब तक वो ठोस से द्रव में न परिवर्तित हो जाए, जो उतनी ऊष्मा जब तक गलनांक के बाद ठोस में द्रव में न बदल जाए, वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। अब और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही वही है उसे संगलन की प्रसुप्त, गुप्त ऊष्मा को भी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री 373 पर जल के कण की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगते हैं उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। हमने पहले भी समझ लिया। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतना ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। हाँ ठीक है, वाष्प में जब द्रव के कण, जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100 373 केल्विन। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठोस अवस्था को ऊष्मा हम देते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था को ऊष्मा देते हैं तो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था को दबाया जाए, दाब दिया जाए तो वो शीतलता हो ठोस अवस्था में। अब और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा कारक था, हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि पदार्थ की अवस्था को बदलने वाले कारक एक दाब भी होता है। तो दाब के माध्यम से कैसे पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। यहाँ पे एक पिस्टन ये लगाया हुआ है बीकर में, दूसरा पिस्टन ये, तीसरा पिस्टन। इसमें से सबसे ज़्यादा दाब तीसरे पिस्टन में है। पिस्टन लगाने से हम दाब बढ़ा सकते हैं और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसमें दिखाया गया कि गैस अवस्था, ये कण गैस के लग रहे हैं और ठोस में बदल चुके हैं। दाब को बढ़ाने और दाब के बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। हाँ,
जब वायुमंडलीय दाब पर माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की शुष्क बर्फ कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर पर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बताया गया कि किस प्रक्रिया से अवस्थाएं कैसी बदलती हैं। ठोस से संगलन प्रक्रिया से द्रव में बदला जा सकता है। द्रव वाष्पीकरण प्रक्रिया से गैस में बदला जा सकता है। गैस को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से ठोस में बदल सकते हैं। गैस को नहीं, ठोस को गैस को ठोस में बदलने के लिए निक्षेपण प्रक्रिया लगती है। ठोस द्रव्य को ठोस में बदलने के लिए जमना पड़ता है और गैस को द्रव में बदलने के लिए संघनन प्रक्रिया लगती है। अब हम वाष्पीकरण समझेंगे। वाष्पीकरण में यह होता है कि द्रव्य को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। उसके कण गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे यहाँ पे लिखा है, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों को विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतना गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं कि हम सतह क्षेत्र बढ़ा कर सकते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ाकर, जैसे गीले कपड़े को हम जब सुखाने ले जाते हैं तो उनको ज़्यादा फैला देते हैं तो इससे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। दूसरा हो सकता है तापमान में वृद्धि। हम कम धूप वाली जगह पर कपड़े सूखने डालें या उसके बदले हम ज़्यादा धूप वाली जगह पर कपड़े सूखने डालें तो हम पाएंगे कि ज़्यादा धूप वाली जगह पर जल्दी सूखेंगे और ज़्यादा जल्दी वाष्पीकृत होगा। आर्द्रता में कमी, जल वाष्प जितना आसपास हमारे कम रहेगा उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। वायु की गति में वृद्धि, जितनी ज़्यादा हवाएं तेज चलेंगी उतनी हम कपड़ों का एक उदाहरण लें, जितनी ज़्यादा गीले कपड़ों का सूखेंगे उतनी जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, ये भी हमने देखा है। वाष्पीकरण की शीतलता कैसे होती है? तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म की सतह को शीतल बनाती है। क्या वाष्पीकरण हमने देखा ही कि जो वो जल रहता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और जल जब वाष्पीकृत हो जाता है तो आसपास जो उसके कण होते हैं वो उनको ऊर्जा चाहिए रहती है जिससे वह वाष्पीकृत होते हैं जिस ऊर्जा के माध्यम से, तो वो इससे वो आसपास की गर्मी खींच लेते हैं कण। गर्मियों में हमें सूती कपड़े को पहनना चाहिए, ये इसका एक उदाहरण है। और एक बर्फ जल, हाँ ये तो कुछ और है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अभिशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वशीकृत हो जाता है। समझ गए? इसमें यह है कि जब हमें गर्मियों को ज़्यादा पसीना आता है तो हम सूती कपड़े पहने। सूती कपड़े से क्या होता है कि हमारी जो पसीना आता है तो पसीना गर्मी के कारण वो पसीना वाष्पीकृत हो जाता है और इससे हमें शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है। और एक और बताया, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों जम जाती हैं? जल की बूंदें इसलिए जम जाती हैं क्योंकि जब हम बर्फ से भरे गिलास को रखेंगे और हवा उससे टकराएगी तो जो उसमें कण होंगे, गैस के कण होंगे, वो उससे टकराकर उस गिलास की सतह पे जम जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।